पानी है। दैट्स अ लॉट ऑफ फ्लूइड है ना? बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स, परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल सूप। और जब इस सूप का बैलेंस बिगड़ता है, वेल लेट्स जस्ट से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हाँ, और आज हम इसी अमेजिंग इंटरनल वर्ल्ड की गहराइयों में उतरेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और लाइक करना मत भूलना दोस्त। दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक जर्नी। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? चलो एक क्विक लर्निंग मैप बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिक्स समझेंगे। बॉडी में कितना पानी होता है, कहाँ होता है। फिर हम कुछ जरूरी टर्मिनोलॉजीज जैसे होम्योस्टैसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पर बात करेंगे। उसके बाद हम फ्लूइड इम्बैलेंस को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे डिहाइड्रेशन और एडिमा। फिर आएगी इलेक्ट्रोलाइट्स की बारी। हम सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के हाई और लो लेवल्स यानी हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आखिर में इन सब इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाली इंट्रावीनियस थेरेपी या आईवी थेरेपी को समझेंगे। तो चलो इस फैसिनेटिंग सब्जेक्ट की गहरी समझ हासिल करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। तो खंड 1, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बेसिक्स। शुरुआत करते हैं फ्लूइड से। अंडरस्टैंडिंग बॉडी फ्लूइड। तो इस शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी? फ्लूइड यानी तरल पदार्थ हमारी बॉडी का सबसे जरूरी कंपोनेंट है। बेसिकली पानी जिसमें दूसरे सब्सटेंसेस घुले हुए हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो, जैसे एक गाड़ी को इंजन ऑयल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को फ्लूइड चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है और सब कुछ स्मूथली चलाता है। ओके, तो बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ये बहुत स्पेसिफिक है। एक एडल्ट में टोटल बॉडी वेट का 60% फ्लूइड होता है। 60%? हाँ, और ओल्ड एज में ये घटकर 55% हो जाता है। और एक नियोनेट या न्यूबॉर्न बेबी में ये 80% तक होता है। 80%? मतलब छोटे बच्चे तो कितने वाटर बेस्ड होते हैं। बिल्कुल। अब इस 60% फ्लूइड को दो हिस्सों में बांटते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी आईसीएफ। आईसीएफ मतलब जो सेल्स के अंदर है। एग्जैक्टली। ये टोटल बॉडी फ्लूइड का 2/3 हिस्सा यानी 2/3 है। ये बहुत ज्यादा है। और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ईसीएफ। ये वो फ्लूइड है जो सेल्स के बाहर होता है। ये टीबीएफ का 1/3 हिस्सा है। ओके, तो ईसीएफ में भी डिविजन्स हैं? हाँ, ईसीएफ को भी आगे डिवाइड किया जाता है। पहला है इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड प्लाज्मा। सही पकड़े। दूसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल्स के बीच की स्पेस में है। और तीसरा? वो है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ये स्पेशल कैविटीज में पाए जाने वाला फ्लूइड है, जैसे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड या ब्रेन में सीएसएफ। तो अगर एक 70 केजी एडल्ट का 60% वेट फ्लूइड है तो ये कितने लीटर्स हुआ? अप्रोक्सीमेटली 42 लीटर्स, क्योंकि 1 केजी पानी लगभग 1 लीटर होता है। वाओ! एंड आईसीएफ या ईसीएफ कौन सा ज्यादा है बॉडी में? आईसीएफ ऑफ कोर्स, 2/3 है टोटल फ्लूइड का। एक और सवाल, फैटी टिश्यूज में फ्लूइड कम क्यों होता है? क्योंकि फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स मसल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम पानी होल्ड करते हैं। इसलिए ओबेसिटी में टोटल बॉडी वाटर परसेंटेज कम हो सकता है। गॉट इट। चलो अब पॉज करके इसको रिपीट करो। टोटल बॉडी फ्लूइड इज डिवाइडेड इनटू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आईसीएफ एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ईसीएफ। प्रैक्टिस सेइंग इट। हमारी बॉडी का 60% हिस्सा फ्लूइड है, जो मेनली सेल्स के अंदर आईसीएफ और बाहर ईसीएफ रहता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पर। ये क्या हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो पानी में घुलने पर आयोन्स में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। अच्छा, जैसे जब हम वर्कआउट के बाद स्पोर्ट्स ड्रिंक पीते हैं तो हम एसेंशियली इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये छोटे से चार्ज पार्टिकल्स बॉडी के हर फंक्शन के लिए वाइटल हैं। तो इलेक्ट्रो नाम चार्ज की वजह से आया? एग्जैक्टली। ये चार्ज ही नर्व्स को सिग्नल भेजने और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और इनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं? एक खास यूनिट में, मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर या MEQL। तो आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस, है ना? करेक्ट। कैटायंस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। एग्जाम्पल? सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca++। और अनायंस? अनायंस नेगेटिव चार्ज वाले आयन हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एग्जाम्पल? क्लोराइड Cl-।
ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ECF का सबसे मेन कैटायन सोडियम Na+ है और ICF का पोटेशियम K+। ये अलग-अलग क्यों? ये सेपरेशन बहुत जरूरी है। इसी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, जो नर्व इम्पल्सेस के लिए क्रिटिकल है। तो क्या नॉर्मल सॉल्ट NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है? बिल्कुल, पानी में जाते ही ये Na+ कैटायन और Cl- एनायन में ब्रेक हो जाता है। अगर सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है और बाहर सोडियम, तो ये बैलेंस कौन बनाए रखता है? एक अमेजिंग मैकेनिज्म जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये कॉन्स्टेंटली Na+ को सेल से बाहर और K+ को अंदर पंप करता है। तो अगर किसी को मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक रीजन हो सकता? डेफिनेटली। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी हैं। उनका इम्बैलेंस क्रैम्प्स कॉज कर सकता है। ओके, अब ये ट्राई करो। Cations are positive like Na+ and K+. Anions are negative like Cl-. Practice. इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में घुले चार्ज्ड आयन्स हैं जो बॉडी के इलेक्ट्रिकल फंक्शंस के लिए क्रिटिकल हैं। ऑल राइट, अब आते हैं खंड 2 पर। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट्स। बॉडीज बैलेंसिंग एक्ट्स। इसमें सबसे पहले है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने का प्रोसेस। जैसे बॉडी का इंटरनल थर्मोस्टैट। परफेक्ट एनालॉजी। ठंड में कम कपाना या गर्मी में पसीना आना, ये सब होम्योस्टेसिस है। और फिर है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। हाँ, डिफ्यूजन मतलब पार्टिकल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, जैसे कमरे में परफ्यूम छिड़कना। और ऑस्मोसिस में पानी सॉल्वेंट मूव करता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किशमिश को पानी में रखने पर उसका फूल जाना ऑस्मोसिस है। तो डिफ्यूजन में सल्यूट मूव करता है और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट यानी पानी। मेन डिफरेंस यही है। एग्जैक्टली। और फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण होता है। फ्लूइड हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में जाता है, जैसे कॉफी फिल्टर। इन प्रोसेसेस को समझने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए। ब्लड में प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन ये प्रेशर बनाते हैं, जिसे ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। ये पानी को ब्लड वेसल्स के अंदर रखता है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? वो फ्लूइड द्वारा वेसल वॉल्स पर लगाया गया प्रेशर है। ये पानी को वेसल से बाहर पुश करता है, तो एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है। ये सॉल्यूशंस की ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी इसी से जुड़ा है ना? हाँ, बॉडी फ्लूइड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी 275 to 295 MOSml है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो हुआ जिसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड के बराबर है, जैसे 0.9% नॉर्मल सेलाइन। करेक्ट। इससे सेल में कोई चेंज नहीं होता। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? उसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड से कम है। ये पानी को सेल के अंदर भेजता है, जिससे सेल स्वेल हो सकता है। ओह, दैट्स डेंजरस फॉर ब्रेन सेल्स। वेरी डेंजरस। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड से ज्यादा है। ये पानी को सेल से बाहर खींचता है, जिससे सेल श्रिंक हो सकता है। अगर ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन कम हो जाए तो क्या होगा? गुड क्वेश्चन। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। इससे फ्लूइड ब्लड वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाएगा, जिससे ईडिमा हो जाता है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। बोलो। आइसोटोनिक मीन्स सेम, हाइपोटोनिक मेक्स सेल्स स्वेल, हाइपरटोनिक मेक्स सेल्स श्रिंक। प्रैक्टिस सेइंग इट। बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन जैसे प्रोसेसेस यूज करती है, जो सॉल्यूशन की टॉनिसिटी पर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं असल प्रॉब्लम्स पर। खंड 3, फ्लूइड इम्बैलेंस। हाँ, पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन, व्हेन द बॉडी रन्स लो। डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होना। इसे हाइपोवोलीमिया भी कहते हैं। जैसे गर्मियों में बहुत पसीना आने के बाद चक्कर आना। एग्जैक्टली। डिहाइड्रेशन तब होता है जब फ्लूइड आउटपुट फ्लूइड इनटेक से ज्यादा हो। लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स? मुझे लगा डिहाइड्रेशन मतलब बस पानी की कमी। नहीं, पहला और सबसे कॉमन टाइप है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक मतलब इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस इक्वल अमाउंट में होता है। बिल्कुल, जैसे डायरिया और वॉमिटिंग में। क्योंकि दोनों बराबर लॉस हुए हैं, ECF की ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती। इसलिए ICF से ECF में कोई मेजर फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता। ओके, दूसरा टाइप? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम का लॉस फ्लूइड लॉस से ज्यादा होता है। ये कैसे हो सकता है? जैसे एक मैराथन रनर बहुत पसीना बहाए और फिर सिर्फ पानी पिए,
वो सॉल्ट लूज कर रहा है पर रिप्लेस सिर्फ पानी से कर रहा है। तो उसका ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, ECF हाइपोटोनिक हो जाता है। ऑस्मोसिस के कारण पानी ECF से ICF में यानी सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इससे सर्कुलेटरी वॉल्यूम और भी कम हो जाता है। और तीसरा टाइप? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें फ्लूइड यानी पानी का लॉस इलेक्ट्रोलाइट लॉस से ज्यादा होता है। ECF हाइपरटोनिक या बहुत सॉल्टी हो जाता है। तो अब पानी सेल्स के अंदर से बाहर आएगा? करेक्ट। इससे सिवियर सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के असेसमेंट में पल्स और बीपी चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट से ब्लड वॉल्यूम कम होता है। बॉडी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट रेट यानी पल्स बढ़ा देती है और आगे जाकर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ये साइंस सिवेरिटी बताते हैं। लेट्स प्रैक्टिस द नेम्स। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। बोलो दोस्त। डिहाइड्रेशन 3 तरह की होती है, जिसमें पानी और नमक का लॉस इक्वल आइसोटोनिक, नमक ज्यादा हाइपोटोनिक या पानी ज्यादा हाइपोटोनिक हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन का उल्टा, इडीमा। इडीमा, व्हेन द बॉडी होल्ड्स टू मच फ्लूइड। इडीमा यानी सूजन, एब्नॉर्मल एक्सेस फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेस या सेल्स के अंदर जमा हो जाना है। जैसे देर तक पैर लटकाकर बैठने से पैरों में सूजन आ जाना। बिल्कुल, ये तब होता है जब फ्लूइड फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके भी 2 मेन टाइप्स हैं, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। हाँ, इंट्रासेल्युलर एडिमा है, एक्सेस फ्लूइड सेल्स के अंदर जमा हो जाता है। ये नॉन पिटिंग एडिमा होता है। नॉन पिटिंग? हाँ, मतलब दबाने पर गड्ढा नहीं बनता। ये तब होता है जब सेल के आसपास का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो या सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। और एक्स्ट्रासेल्युलर एडिमा? इसमें एक्सेस फ्लूइड सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाता है। ये आमतौर पर पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा का क्या मतलब है? जब आप सूजन वाली जगह को उंगली से कुछ सेकंड्स के लिए दबाते हैं और हटाने पर वहां एक गड्ढा पिट बना रह जाता है। ये एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंडिकेट करता है। हार्ट फेलियर में एडिमा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिससे वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाई प्रेशर फ्लूइड को कैपिलरीज से बाहर पुश कर देता है। ओके, प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रासेल्युलर एडिमा इज ऑफन पिटिंग. Intracellular edema is non-pitting. Edema is excess fluid accumulation जो सेल्स के अंदर इंट्रासेल्युलर या बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर हो सकता है और ये अक्सर सीरियस हेल्थ इश्यूज का साइन होता है। ऑलराइट, खंड 4 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। शुरुआत करते हैं सोडियम से। सोडियम, नाट्रियम, मास्टर ऑफ द ECF। सोडियम हमारे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का सबसे इंपॉर्टेंट कैटायन है। नॉर्मल लेवल है 135-145 मिलीमोल लीटर। और इसका मेन रूल है कि जहां सोडियम जाता है पानी उसके पीछे जाता है। एग्जैक्टली। इसी वजह से ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और इसका रेगुलेशन हार्मोन्स करते हैं। पहला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। हाँ, ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये किडनी को सोडियम और पानी रीएब्सॉर्ब करने और पोटेशियम एक्सक्रीट करने का सिग्नल देता है। तो ज्यादा एल्डोस्टेरोन मतलब हाई सोडियम और हाई ब्लड वॉल्यूम। करेक्ट। और दूसरा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ADH सिर्फ पानी रीएब्सॉर्ब करने का सिग्नल देता है ना? परफेक्ट। एल्डोस्टेरोन और ADH में मेन फर्क यही है, एल्डोस्टेरोन नमक और पानी दोनों को बचाता है, ADH सिर्फ पानी को बचाता है। वेट, तो हाई एल्डोस्टेरोन से हाइपरनेट्रीमिया, हाई Na+ और हाइपोकैलीमिया, लो K+ दोनों हो सकते हैं। हाँ, यही तो कनेक्शन है। और लो एल्डोस्टेरोन से हाइपोनेट्रीमिया, लो Na+ और हाइपरकैलीमिया, हाई K+ होगा। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर का नमक से डायरेक्ट कनेक्शन है? बिल्कुल। ज्यादा नमक, सोडियम बॉडी में ज्यादा पानी रिटेन करता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड वेसल्स पर प्रेशर यानी BP बढ़ जाता है। लेट्स प्रैक्टिस। एल्डोस्टेरोन सेव्स सॉल्ट एंड वाटर, ADH सेव्स ओनली वाटर। इसको 2 बार बोलो। सोडियम ECF का मेन कैटायन है, जिसका बैलेंस एल्डोस्टेरोन सॉल्ट प्लस वाटर और ADH वाटर ओनली हार्मोन्स मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं इसके इम्बैलेंस की, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सीरम सोडियम लेवल 135 MEQL और हाइपरनेट्रीमिया मतलब सीरम सोडियम लेवल 145 MEQL। सेल्स इसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है? ECF हाइपोटोनिक हो जाता है, पानी सेल्स में जाता है, ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग से कंफ्यूजन, हेडेक, सीजर्स, कोमा हो सकता है। और हाइपरनेट्रीमिया में ECF हाइपोटोनिक हो जाता है,
पानी सेल से बाहर निकलता है। ब्रेन सेल्स श्रिंक होने से कंफ्यूजन, इंटेंस थर्स्ट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स, मसल ट्विचिंग होती हैं। तो दोनों कंडीशंस में कंफ्यूजन एक कॉमन सिम्टम क्यों है? क्योंकि दोनों ही केसेस में ब्रेन सेल्स का वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है। हाइपोनेट्रीमिया में सेल्स स्वेल होते हैं और हाइपरनेट्रीमिया में श्रिंक। दोनों ही ब्रेन फंक्शन को डिसरप्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में केयरफुली और स्लोली पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्रेन इन इम्बैलेंसेस को अडेप्ट कर लेता है। अगर आप सोडियम लेवल को बहुत तेजी से अचानक नॉर्मल कर देंगे तो ब्रेन इस रिवर्स चेंज को हैंडल नहीं कर पाएगा, जिससे सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। ओके, लेट्स कनेक्ट द सिम्टम। हाइपो मेक्स द ब्रेन स्वेल, हाइपर मेक्स द ब्रेन श्रिंक। इसको इमेजिन करके बोलो। लो सोडियम हाइपोनेट्रीमिया से सेलुलर स्वेलिंग और हाई सोडियम हाइपरनेट्रीमिया से सेलुलर श्रिंकेज होता है। दोनों ही ब्रेन के लिए डेंजरस हैं। नेक्स्ट, खंड 5, पोटेशियम इम्बैलेंसेस, द हार्ट्स रिदम कीपर। पोटेशियम है कैलियम। ये हमारे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का सबसे इंपॉर्टेंट कैटायन है। इसका नॉर्मल सीरम लेवल बहुत नैरो रेंज में होता है, 3.5 5.0 MEQL। इतनी नैरो रेंज? हाँ, क्योंकि बॉडी का 98% पोटेशियम सेल्स के अंदर है, ब्लड में सिर्फ 2% है। इसलिए ब्लड लेवल में छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा असर डालता है, स्पेशली ऑन द हार्ट। पोटेशियम का लेवल और किन चीजों से अफेक्ट होता है? इसका एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच से बहुत गहरा रिश्ता है। कैसे? जब ब्लड में एसिडोसिस होता है तो बॉडी H+ आयंस को सेल्स के अंदर भेजती है और बदले में K+ सेल से बाहर ब्लड में आ जाता है। इससे हाइपरकलीमिया होता है। और एल्कलोसिस में? तब उल्टा होता है, K+ ब्लड से सेल के अंदर चला जाता है, जिससे हाइपोकलीमिया होता है। मेनोमोनिक है अल्कालोसिस। इंसुलिन का भी रोल है ना? हाँ, इंसुलिन ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी सेल्स के अंदर पुश करता है। तो अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाए तो उसके K+ लेवल पर नजर रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इंसुलिन K+ को सेल्स के अंदर शिफ्ट कर देगा, जिससे ब्लड में हाइपोकलीमिया हो सकता है। अगर सेल डैमेज हो, जैसे बर्न्स या क्रश इंजरी में, तब K+ लेवल्स पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा। जब सेल्स टूटते हैं, उनके अंदर का सारा पोटेशियम ब्लड में रिलीज हो जाता है, जिससे सिवियर हाइपरकलीमिया हो सकता है। चलो, इस राइम को प्रैक्टिस करो। एसिडोसिस, K is high, alkalosis, K goes bye bye। पोटेशियम ICF का मेन आयन है और इसका ब्लड लेवल पीएच और इंसुलिन से हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो सीधे हार्ट फंक्शन को इम्पैक्ट करता है। अब इनके इम्बैलेंसेस की बात करते हैं, हाइपोकलेमिया एंड हाइपोकलेमिया। हाइपोकलेमिया मतलब सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 मिलीमोल पर लीटर और हाइपोकलेमिया मतलब सीरम पोटेशियम लेवल 5.0 मिलीमोल पर लीटर। दोनों ही कंडीशंस में लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक अरिथमियाज हो सकती हैं। बिल्कुल। सिम्टम्स यूजुअली तब दिखते हैं जब K+ लेवल सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। तो हाइपोकलेमिया के साइंस क्या हैं? एवरीथिंग इज स्लो एंड लो। मसल वीकनेस, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, शैलो रेस्पिरेशंस और ECG पर एक खास U वेव दिख सकती है। और हाइपोकलेमिया? मसल्स आर टाइट एंड कॉन्ट्रैक्टेड, मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स, डायरिया और ECG पर लाइफ थ्रेटनिंग टॉल पीक्ड T वेव्स। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो हाइपोकलेमिया में कॉन्स्टिपेशन और हाइपरकलेमिया में डायरिया क्यों होता है? लो K+ स्मूथ मसल्स को लेजी बना देता है, गट मोटिलिटी स्लो हो जाती है। हाई K+ उन्हें हाइपर एक्टिव बना देता है, गट मोटिलिटी तेज हो जाती है। हाइपरकलेमिया के ट्रीटमेंट में इंसुलिन के साथ ग्लूकोज क्यों देते हैं? क्योंकि इंसुलिन K+ को तो सेल में भेज देगा, लेकिन साथ में ब्लड शुगर को भी कम कर देगा। हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए ग्लूकोज साथ में देना जरूरी है। Let's practice the ECG findings. Hypo K has U waves, hyper K has tall T waves. एकदम याद कर लो। लो पोटेशियम हाइपोकैलेमिया बॉडी को स्लो कर देता है, जबकि हाई पोटेशियम हाइपर एक्साइटेबल बना देता है और दोनों ही हार्ट के लिए खतरनाक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। खंड 6, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, कैल्शियम। कैल्शियम मोर देन जस्ट बोन्स, बॉडी का सबसे अबंडेंट मिनरल है। नॉर्मल सीरम लेवल है 8.6 से 10.5 mg/dl। हम बचपन से सुनते हैं दूध पियो हड्डियां मजबूत होंगी। हाँ, क्योंकि बॉडी का 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ में होता है, पर ब्लड में जो 1% सर्कुलेट करता है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। और इसका रेगुलेशन कैसे होता है? 2 हार्मोन से जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अच्छा। हाँ,
जब ब्लड कैल्शियम कम होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पीटीएच रिलीज करती हैं। पीटीएच बोन से कैल्शियम निकालकर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। और जब कैल्शियम ज्यादा हो? तब थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन निकलता है। ये पीटीएच के ऑपोजिट काम करता है। ये कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में भेजता है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल कम करता है। तो पीटीएच और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागनिस्ट्स हैं। एग्जैक्टली, अ परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट। किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में बोन प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि फेल हो चुकी किडनीज विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाती। बिना एक्टिव विटामिन डी के इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे हाइपोकैल्सीमिया होता है। बॉडी इसे ठीक करने के लिए कॉन्स्टेंटली पीटीएच रिलीज करती है, जो हड्डियों को कमजोर कर देता है। Let's practice. PTH pulls calcium from the bone. Calcitonin tones it down into the bone. कैल्शियम, जो मेनली बोन्स में रहता है, उसका ब्लड लेवल पीटीएच और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स द्वारा प्रिसाइसली कंट्रोल किया जाता है। अब इसके imbalances. Hypocalcemia and hypercalcemia. हाइपोकैल्सीमिया माने सीरम कैल्शियम लेवल 8.6 mg/dl, हाइपरकैल्सीमिया माने सीरम कैल्शियम लेवल 10.5 mg/dl। कैल्शियम नर्व्स और मसल्स को स्टेबलाइज करता है ना? हाँ, इसकी कमी से वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं और इसकी ज्यादती से वो स्लगिश हो जाते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स? मसल्स आर हाइपर एक्टिव, नमनेस एंड टिंगलिंग, मसल स्पैज्म्स, क्रैम्प्स। और इसके दो क्लासिक साइंस भी हैं, चवोस्टिक्स और ट्रूसिस। हाँ, चवोस्टिक साइन में फेशियल नर्व को टैप करने पर चेहरे की मसल्स में ट्विचिंग होती है। और ट्रूसो साइन? बीपी कफ फुलाने पर हाथ में कार्पल स्पैज्म, यानी पंजे का मुड़ जाना। ओके। और हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स? मसल्स आर वीक एंड स्लगिश। इसके लिए एक निमोनिक है, स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड मोन्स। स्टोन्स मतलब किडनी स्टोन्स, बोन्स मतलब बोन पेन, ग्रोन्स मतलब कॉन्स्टिपेशन और मोन्स मतलब कंफ्यूजन, लेथार्जी। इमोबिलाइजेशन यानी देर तक बेड रेस्ट पर रहने से हाइपरकैल्सीमिया कैसे हो सकता है? जब हम चलते फिरते हैं तो हड्डियों पर वेट पड़ता है, जिससे वो मजबूत रहती हैं। बेड रेस्ट पर वेट बियरिंग न होने से हड्डियां कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती हैं, जो ब्लड में आ जाता है। चलो इसको याद करो, हाइपोकैल्सीमिया is equal to Chavostics and Trousseau signs. Practice saying these names. Low calcium leads to hyper-excitable muscles, spasms, while high calcium leads to sluggish muscles and systems, constipation, weakness. Finally, Khand 7, intravenous IV therapy, the lifeline. IV थेरेपी का मतलब है फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और मेडिसिन को सीधे वेन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर करना। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने पर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। हाँ, इसका पर्पस डिहाइड्रेशन ठीक करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना और मेडिसिन देना है। IV फ्लूइड्स दो मेन कैटेगरीज में आते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स। करेक्ट। क्रिस्टलॉइड्स वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैपिलरी वॉल्स को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। जैसे आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स 0.9% नॉर्मल सैलाइन NS और रिंगर्स लैक्टेट RL। हाँ, NS में सोडियम और क्लोराइड होता है। RL में इनके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट भी होता है, जो ब्लड प्लाज्मा के ज्यादा करीब है। और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर D5W, ये आइसोटोनिक है लेकिन बॉडी में जाके हाइपोटोनिक हो जाता है। ऐसा क्यों? गुड पॉइंट। इसकी ऑस्मोलैरिटी बैग में तो ब्लड के करीब है, लेकिन बॉडी में ग्लूकोज यूज हो जाता है और फ्री वाटर रह जाता है, जो हाइपोटोनिक इफेक्ट देता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ D5W क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि D5W हाइपोटोनिक होता है और ये रेड ब्लड सेल्स को फोड़ सकता है, जिसे हीमोलिसिस कहते हैं। हमेशा 0.9% NSE यूज करना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन। ये ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ाते हैं और फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखते हैं। Let's practice the 3 main isotonic fluids: normal saline, Ringer's lactate, D5W. IV फ्लूइड्स, क्रिस्टलॉइड्स छोटे पार्टिकल्स और कोलॉइड्स बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और इनका चुनाव आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होने के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं IV devices and administration की। द गियर ऑफ IV थेरेपी। एक बेसिक IV सेटअप में एक फ्लूइड कंटेनर, एक ड्रिप सेट और एक वीनस एक्सेस डिवाइस यानी कैन्युला होता है।
आईवी ट्यूबिंग में ड्रिप चेंबर होता है जहां से ड्रॉप्स गिरती हैं। हाँ, और इसका ड्रिप फैक्टर होता है। मैक्रो ड्रिप सेट से 10, 15 या 20 ड्रॉप्स पर एमएल निकलती हैं। ये अडल्ट्स के लिए है। और माइक्रो ड्रिप सेट? उससे 60 ड्रॉप्स पर एमएल निकलती हैं। ये चिल्ड्रन या प्रिसाइज इन्फ्यूजन के लिए है। मैक्रो ड्रिप और माइक्रो ड्रिप में से कब कौन सा यूज करते हैं? जब ज्यादा फ्लूइड तेजी से देना हो तो मैक्रो ड्रिप, जब फ्लूइड बहुत धीरे धीरे और बिल्कुल आराम से देना हो जैसे बच्चों में, तो माइक्रो ड्रिप। आईवी साइट सिलेक्ट करने का भी एक रूल है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। इसका क्या लॉजिक है? अगर आप पहले प्रॉक्सिमल जैसे एल्बो की वेन में ट्राई करते हैं और वो फेल हो जाती है तो उसके नीचे की वेन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां से फ्लूइड लीक हो सकता है। इसलिए हमेशा सबसे दूर की वेन से शुरू करते हैं। फ्लेबाइटिस के क्या साइंस होते हैं? वेन के ऊपर लाली, गर्माहट, सूजन और दर्द। अगर ऐसा हो तो आईवी तुरंत निकाल देना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करो। मैक्रो ड्रिप फॉर फास्ट फ्लो, माइक्रो ड्रिप फॉर स्लो एंड लो। सक्सेसफुल आईवी थेरेपी के लिए सही इक्विपमेंट, मैक्रो माइक्रो ड्रिप, साइट का चुनाव, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल और सावधानी, एसेप्टिक टेक्निक अनिवार्य है। वाओ, व्हाट अ जर्नी! तो चलो आज जो हमने सीखा है उसको फटाफट रिकैप करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम था अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमने शुरू किया फ्लूइड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से, आईसीएफ और ईसीएफ, और समझा कि इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। फिर हमने होम्योस्टेसिस, ऑस्मोसिस और सॉल्यूशंस जैसे की कॉन्सेप्ट्स को देखा। हमने फ्लूइड इम्बैलेंसेस को डिटेल में जाना, डिहाइड्रेशन और एडीमा। उसके बाद हमने 3 मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंसेस को अनपैक किया। सोडियम, जिसका असर ब्रेन पर, पोटेशियम, जिसका असर हार्ट पर, और कैल्शियम, जिसका असर मसल्स और नर्व्स पर पड़ता है। फाइनली हमने इन सब इम्बैलेंसेस को मैनेज करने वाली आईवी थेरेपी, उसके फ्लूइड्स और एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स को समझा। बिल्कुल, ये सब कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। Absolutely. अब आपके लिए कुछ कंटेंट प्रोब्स। कोशिश करो इन सवालों के जवाब देने की विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स। 1. आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में मेन डिफरेंस क्या है? 2. ऑल्डोस्टेरॉन और एडीएच पानी और नमक को कैसे अलग अलग रेगुलेट करते हैं? 3. हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया के ईसीजी चेंजेस क्या हैं? 4. हाइपोकैल्सीमिया के 2 क्लासिक साइंस के नाम बताओ। 5. एनएस, आरएल और D5W में से कौन सा फ्लूइड लिवर डिजीज के पेशेंट को नहीं देना चाहिए और क्यों? 6. मैक्रो ड्रिप और माइक्रो ड्रिप सेट के बीच यूज का क्या फर्क है? और अब आपके लिए एक चैलेंज, अपने एक दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो कि जब किसी को डायरिया होता है तो उसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि ORS क्यों पीना चाहिए। उसे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट यूज करके समझाओ। और यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया के बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारा मिलियो इंटीरियर, कितना नाजुक और परफेक्टली बैलेंस्ड है? शायद सेल्फ केयर का सबसे पहला स्टेप इस इंटरनल बैलेंस की रिस्पेक्ट करना है। बिल्कुल। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। अगर आपको आज की ये गहरी चर्चा पसंद आई तो प्लीज हमें बताएं। कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट आहा मोमेंट शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। We'll be back with another deep exploration soon. तब तक कीप लर्निंग।